हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो हम यहाँ प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे। इससे पहले हमने 25-26 क्वेश्चन देख लिए हैं और इसमें मैथ्स और कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन देखे थे। आज हम आगे को देखेंगे और इसमें टोटल हम 70 क्वेश्चंस को देखेंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और क्विज और मॉक आदि लेना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें हमारा प्रश्न है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स यानी एक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स हमें दिया है। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो दिया है ये दिया है इतना वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वो वेबर होता है, वेबर दिया है। और टी बराबर 4 सेकंड में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। जब हम यहाँ फैराडे के नियम पढ़ते हैं तो जो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है ई बराबर जो होता है डी फाई अपॉन डी टी। तो इसे निकाल देंगे, जो फाई दिया है पहले उसको लिख लेंगे, वो है हमारा 8t² प्लस 3t प्लस 5। इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 16t और प्लस 3 t का 1 हो जाएगा और 3 आएगा। 5 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, तो 16t प्लस 3 आ जाएगा। और हमें कहाँ पर निकालना है, t बराबर 4 पे निकालना है। तो t की जगह 4 रख देंगे तो 16 चक्को 64 और ये प्लस 3 तो बराबर 67। तो 67 वोल्ट जो होगा इसका सही आंसर होगा। इसे नोट कर सकते हैं आप, 67 वोल्ट इसका सही आंसर है। फिर अगला देखेंगे कि परिपथ के ए व बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है हमें ऑफ द नेटवर्क बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो ए एंड बी देखेंगे हम, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। तो हम देखेंगे कि जब भी ऐसा कोई डायग्राम दिया होता है तो ये पैरेलल में जुड़े होते हैं। अगर हम इन्हें हम ऐसे इस तरीके से ही बना सकते हैं। ये एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा और एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा और यहाँ पे हमारा ए और बी आ जाएंगे। तो इन्हें इस तरीके से बना सकते हैं और इसे हम पैरेलल मानेंगे। तो 1/r जो होगा वो हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। नीचे हमारा बेस सेम है, आधार सेम है, तो ऊपर सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो 1/+3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कि 1/1। तो यहाँ से 1/r बराबर 1/1 आ जाएगा। तो यहाँ से सीधे r बराबर 1 ओम आ जाएगा। तो r की वैल्यू 1 आ गई, तो r बराबर 1 ओम इसका सही होगा। फिर अगला देखेंगे कि समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन मापा जा सकता है। द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट कैन बी मेजर्ड बाई। तो ये किससे नापा जाता है, तो ये हमारा पोलेरोमीटर होता है। पोलेरीमीटर जो होता है इसके द्वारा ही इसका घूर्णन नापा जा सकता है। और जो ये समतल ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवण किस में पाया जाता है पूछा जाता है, पोलराइजेशन ये किस में पाया जाता है, यानी ध्रुवण जो होता है ये हमारे अनुप्रस्थ तरंगों में पाया जाता है, यानी जो ट्रांसवर्स वेव होती है उनमें ये पाया जाता है ध्रुवण। फिर अगला देखेंगे हम, और जो इसमें एक गैल्वेनोमीटर है ये क्या बनाता है, ये हमारी विद्युत धारा को सूचित करता है, ये इंडिकेट करता है करंट को। फिर अगला देखेंगे कि हम एक चमकदार वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्क्रीन रख दी गई है। एक अभिसारी लेंस से स्रोत व स्क्रीन के मध्य अवस्थित है तथा स्क्रीन पर स्रोत का प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करता है। यदि इस प्रतिबिंब की कोई ज्ञात स्थिति ना हो तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए। तो ये लेंस से हमारा क्वेश्चन है। तो इसे देखेंगे कि जो हमारा वी है, यहाँ वी है जो है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो इसको लिख सकते हैं वी बराबर यू प्लस 40, ये हो जाएगा। और जो यहाँ लेंस से फार्मूला लगता है वो होता है 1/f बराबर 1/u 1/v माइनस 1/u 1/v माइनस का 1/u, ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे। और इसका हम जो वैल्यू लिखे वो सीधे सीधे रख देंगे। तो यहाँ से हम वैल्यू को रखेंगे तो क्या होगा, 1/v की जगह हम रखेंगे u प्लस 40 और माइनस 1/u बराबर 1/f, ये आ जाएगा। और यहाँ से हम रख देंगे, इससे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, इसको 1/f रखेंगे और यहाँ हमारा आ जाएगा u² प्लस 40, इनका एलसीएम आ गया। और ऊपर जो आएगा वो आएगा माइनस का 40। फिर हम इसे गुणा कर देंगे यहाँ, तो ये आ जाएगा हमारा u² प्लस 40u प्लस 40f बराबर 0, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे इतना नोट करेंगे फिर लिखेंगे। तो ये इक्वेशन हमारी बनी है u² प्लस 40u प्लस 40f बराबर 0।
तो इसके लिए हम एक ग्रेटर इसका विविधकर निकालना पड़ेगा, यानी जो इसका डी निकलेगा b² - 4ac, वो इसका ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। ये इसके लिए कंडीशन होनी चाहिए। तो लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए हमें ये कंडीशन रखनी पड़ेगी, द्विघात समीकरण की जो कंडीशन होती है उसे रखेंगे, फिर इसे सॉल्व कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो सही होगा। तो इसे रख देंगे b² - 4ac, यानी b² 40² - 160 f ग्रेटर देन 0। तो इसे हम यहाँ से हम 40 से भागा दे देंगे दोनों तरफ, तो ये 40 बच जाएगा, एक स्क्वायर कट जाएगा -4f, फिर 10 से भागा दे देंगे, 4 से भागा दे देंगे, तो ये हमारा 10 बच जाएगा, 10 - 4f ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो f लेस देन 10 जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो 10 सेकेंड से कम होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, लेस देन 10 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। फिर हमारा 2 प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड एट 60 डिग्री एंगल टू ईच अदर, हाउ मैनी इमेजेस विल सीन इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑफ देम। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो समतल दर्पण एक दूसरे को 60 डिग्री कोण बनाते रखे हैं, यदि उनके बीच एक बिंब रखा है तो कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो होता है अगर थीटा हमारा 60 डिग्री दिया है तो जो नंबर ऑफ हमारी इमेजेस होंगी वो होता है 360/θ - 1। ये फार्मूला लग देगा यहाँ 360 और बट्टे 60 माइनस का 1, तो ये हमारा 6 माइनस का 1 बराबर 5। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारा F बराबर -KR के अनुरूपण एक कण सरल आवत गति में चल रहा है, यानी SHM में चल रहा है, तो किस राशि का मान सदैव ऋणात्मक रहेगा। तो इसका जो ऋणात्मक होगा वो हमें देताना है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये सही होगा, R × d²r/dt²। सरल आवर्त गति में क्या होता है ये समझ लेते हैं। ये जैसे हमारा है यहाँ पे कोई वो ऑब्जेक्ट लग रहा है, इसको हम वो करा रहे हैं, ऑसिलेशन करा रहे हैं। तो जब इसमें जो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है और एक्सेलेरेशन होता है, इन दोनों की डायरेक्शन अलग होती है। जिस तरीके से अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर को है R, डिस्प्लेसमेंट इधर को है, तो जो त्वरण होगा वो इधर को होगा। तो A बराबर जो होता है हमारा dv/dt होता है, इसे हम d²r/dt² लिख सकते हैं A बराबर, और इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है R के साथ, तो ये हमेशा माइनस ही निकलेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बाकी औरों को देख लेंगे तो ये हमारा F है और ये एक्सेलेरेशन है। कभी भी जो फोर्स होता है वो हमेशा एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में लगता है, तो इसलिए ये हमारे पॉजिटिव होगा। ये कभी ऋणात्मक हो सकता है, कभी पॉजिटिव हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिर यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ा जाता है तो पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है। तो इफ़ अ बिग ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर ड्रॉप्स द सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा S = T × ΔA, जहाँ यह है क्षेत्रफल में बड़ा है। तो इसे जब बढ़ाएंगे तो हम इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ेंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, ये जो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा ये बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो हमारी पृष्ठीय ऊर्जा है ये भी हमारी बढ़ेगी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाती है। तो कभी पीछे एरिया बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ जाएगी। फिर हमारा एक ठोस गोला मेज पर लुढ़कता है, उसकी स्थानांतरी और घूर्णित गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हमारा वो बताना है। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा। तो इसे देखेंगे तो जो पहली हमारी KT होगी, जो हमारी यह है ट्रांसलेशनल जो है, यानी जो उसकी रेखीय गति है या स्थानांतरित जो गतिज ऊर्जा है उसे हम देखेंगे तो वो हमारी KT बराबर ½ mv² हो जाएगी, और जो KR होती है वो होती है हमारी ½ I⍵²। तो इससे ओमेगा को हम लिख सकते हैं, इसके लिए जो I होगा यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है गोले के लिए, वो होता है हमारा 2/5 R² × ω²। ये कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/5 V = R⍵ होता है, तो ये आ जाएगा V², mv होगा यहाँ, mv²/5 आ गई हमारी KR, और वह है हमारी mv²/2। तो दोनों को भागा दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा mv²/2, और उसको भागा देना है हमें 5/mv²। तो इसे हम उल्टा करके लिख सकते हैं, तो इससे ये कट जाएगा, तो सीधे सीधे 5/2 इसका सही होगा।
यानी 5/2 इसका सही होगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगना है, जो के रोटेशनल होता है वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये भी एक फार्मूला होता है। तो दोनों को फॉर्मूले लगाए तो ये सही होगा। फिर यदि एक कण का प्रारंभिक वेग u t बराबर 0 है तथा इसका त्वरण जो है f जो है at द्वारा प्रपत होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध होगा। तो इसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो इसका जो कौन सा कथन होगा वो सही है पूछा है। तो इसे हम लिखेंगे, जो f दिया है वो हमें at बराबर f बराबर a इंटू टी दिया है। तो यहाँ से हम लिखेंगे जो dv/dt जो होता है वो हमारा एक्सेलेरेशन होता है। तो इसे हम a लिख सकते हैं, इसे at लिख सकते हैं। तो भाई यहाँ dv को लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा a t इंटू डी टी, या a dt आ जाएगा, सीधे a dt आ जाएगा। फिर इसे सॉल्व कर देंगे हम, तो ये होगा f बराबर 80 है, dv/dt बराबर 80 हो जाएगा हमारा। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dv बराबर 80 इंटू डी टी आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये v आ जाएगा u से लेकर v तक, और ये आ जाएगा 80² t। तो इसे हम जब वैल्यू में रखेंगे तो क्या आएगा वो देखते हैं। तो जो आएगा हमारा v बराबर v माइनस यू बराबर हाफ AT², या v इक्वल्स टू यू प्लस हाफ AT²। तो ये इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। त्वरण जो है f AT द्वारा प्राप्त होता है, तो ये बताना था इसमें। त्वरण ही जो है वो हमें AT दिया था, त्वरण ही AT दिया था, ये था संबंध। फिर अगला है हमारा, जब किसी तत्व के परमाणु की एक और से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। तो इसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी आइसोटोप बोलते हैं। इसे आइसोटोप बोलते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक यानी जब परमाणु क्रमांक जो होता है वो समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, तो इसे आइसोटोप बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन के होते हैं 1H1 1H2 और 1H3, ये हमारे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। फिर अगला देखेंगे कि लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन कोर इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं पूछा है, तो इसका जो बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसे ऑप्शन नंबर बी बोलते हैं, रिडक्शन। और जो ऑक्सीजन प्रोसीजर होता है इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण में, इसे लोहे में जो जंग लगता है वो ऑक्सीकरण की घटना है। और विद्युत अपघटन में क्या होता है, जब हमारी रासायनिक प्रक्रिया होती है प्लस आयन और माइनस आयन को जो अलग अलग करते हैं, तो इसे विद्युत अपघटन बोलते हैं इसे। और जो हमारा प्रभाजी आसवन होता है इसमें हमारे हाइड्रोकार्बन को अलग किया जाता है। फिर हमारा निम्नलिखित तत्वों में से किस परमाणु संख्या कैल्शियम की तुलना से अधिक है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन द डेट ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम से किसकी जो ज़्यादा है पूछा है, तो इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैडियम। स्कैडियम जो है इसका हमारा 21 होता है, और की सब जो होती है जो क्लोरीन हमारा वो 17 होगा, और आर्गन जो है हमारा वो 18 होगा, सल्फर हमारा 16 होगा। फिर अगला देखेंगे कि अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, यानी विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द एसिड। तो अम्ल के बारे में कौन सी कथन हमारा गलत है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये गलत होगा। ये जलीय विलयन के विद्युत के कुचालक होते हैं, ऐसा नहीं होता है, तो ये हमारे गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है। ये अम्लों से हाइड्रोजन बनाता है, ये नीले लिटमस को लाल करते हैं, और H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में, और जो OH- देते हैं वो क्षार होते हैं हमारे। फिर हमारा सह संयोजी आबंध को कहा जाता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कोल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड को। तो इसे ऑप्शन नंबर ए कहा जाता है, आणविक बंध, मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहा जाता है। फिर हमारा टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नाम क्या होगा इसका। तो इसे जब हम बनाएंगे तो ये होगा हमारा C, ये CH3, एक CH3 यहाँ पे लगेगा, एक CH3 यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे हमारा Br लगेगा। तो इसे बनाएंगे तो हम ये होगा यहाँ से 1 2, तो यहाँ से लिख देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 ब्रोमो, इसे लिख सकते हैं 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसका ये सही होगा हमारा। तो कौन सा ऑप्शन है वो ऐसा, ऑप्शन नंबर बी 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, ये हमारा सही होगा। फिर अगला देखेंगे कि एक निश्चित यौगिक का आणविक सूत्र
X4O6 है। यदि यौगिक में 10 ग्राम में X का 5.62 ग्राम है तो X का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा लगभग, इसका जो होगा 32 सही होगा, 32 AMU जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो इसे जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आता है। फिर अगला है हमारा द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन दी है और इसका जो इज़ एन एग्जांपल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो इसका जो ये एग्जांपल है कौन सी है, तो ये हमारी E1 रिएक्शन होती है। तो इसको हिंदी में देख लेते हैं। तो किस प्रकार का प्रक्रम का उदाहरण है, तो ये E1 का उदाहरण। इसमें क्या हो रहा है, जो CH3 और CCl3 है, ये हमारा CH2 और CH2 3+ और C+ में टूट जा रहा है। फिर यहाँ से जो बनना है ये हमारा प्रोडक्ट बन जा रहा है। तो जो प्रोडक्ट है लास्ट में जो प्रोडक्ट बनना है वो ये बनना है C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे मिथाइल है, CH3 ग्रुप है। फिर अगला देखेंगे सुपर ऑक्साइड रेडायन की पहचान करिए। जो सुपर ऑक्साइड हमारा रेडायन होता है वो कौन सा है बताना है। तो इसका जो सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। O2- जो है ये सुपर ऑक्साइड रेडायन है। फिर हमारा कि ये हमारे दो दिए हैं, लिथियम सोडियम और KMrB पोटेशियम में से क्रमशः परऑक्साइड तथा सुपर ऑक्साइड से बनने वाली धातुएं हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लिथियम एंड सोडियम। फिर हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। पहले का जो है हमारा चौथा है, डी ब्रोगली जो है वो हमारी H/P होता है, यानी H/MB होता है। और अगली इसके क्वेश्चन को भी देख लेंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर है ये 46 है और इसका सी हमारा सही है। बी का 3 हो जाएगा हमारा। बोर समीकरण जो है वो हमारी 3 है, ये है हमारी बोर समीकरण 3 है। सी का 1 हो जाएगा। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या कहता है, ΔX × ΔP ग्रेटर देन इक्वल्स टू H/4π या 2π। और जो बचा डी ब्रोगली हमारा ये है। और विद्युत शीतलता गुणांक हमारा 4πε0। तो इसका ऐसे याद रखना है, इसका सी सही होगा हमारा। फिर हमारा सामान्य तापक्रम पर कैल्शियम कार्बाइड में जल मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, यानी 47 का जो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। फिर 48 देखेंगे, निम्न में से कौन सा अभिक्रमण जो है नाभिक स्नेही है, यानी न्यूक्लियोफिलिक है, यानी न्यूक्लियोफाइल है। तो कौन सा है न्यूक्लियोफाइल बताना है। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, NH3। फिर हमारा बताना है कि कौन सुमेलिन नहीं है इसमें। तो जो हाइड्रोजेनेलिसिस होता है ये वनस्पति घी में नहीं होता है, ये सुमेलिन नहीं है। बाकी तीनों सही है हमारे। फिर अगला देखेंगे कि पर्यावरण से अभिप्राय है। तो ये पर्यावरण का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये उपयुक्त सभी कथन सही है। वायु, पौधा या पौधों की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बाकी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, सभी स्टेटमेंट सही है हमारे। फिर निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती थैली कहते हैं। तो आत्मघाती थैली जो होती है ये हमारी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका लाइसोसोम का आत्मघात थैली बोलते हैं। फिर अगला देखेंगे कि पोषवाही फ्लोएम परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फ्लोएम के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी फ्लोएम में जो होता है हमारा अतुलकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। बाकी ये हमारे गलत हैं। फिर हमारा रोडेंसिया स्क्यूरियस का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है ऑप्शन नंबर सी, गिलहरी का वैज्ञानिक नाम है रोडेंसिया स्क्यूरियस। फिर अगला देखेंगे कोशिका अंग जिसमें DNA नहीं होता है वो कौन है। तो DNA किस में नहीं होता है बताना है, तो वो गोल्जी कॉय में नहीं होता है DNA। फिर हमारा मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी से जुड़ी हुई है। तो ये किससे जुड़ी हुई है बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा, हीमोफीलिया। फिर हमारा ए पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्रेरक बल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सौर ऊर्जा। ये एक प्रेरक बल है, ड्राइविंग फोर्स ऑफ फॉर एन इकोसिस्टम। फिर हमारा क्लोरोफिल में क्या होता है। तो क्लोरोफिल में क्या होता है हमारा, मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में हमारा मैग्नीशियम होता है। फिर 58 हमारा फंड्स पौधों के किस भाग में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, टेरिडोफ्राइटा में पाया जाता है फंड्स पौधे। फिर हमारा कि कवक का जो इस क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, बीजाणु धारण करने वाला फलने वाला अंग है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, इसका कुकुरमुत्ता। कवक से संबंधित है तो कवक के कुकुरमुत्ता से संबंधित है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जो है विषाणु वायरस के गुणन में हस्तक्षेप करता है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही होगा, एक्टिनोमाइसिन डी। फिर निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल लाइवर्साडाइल यानी लार्वा को मारने वाली होती है? तो लार्वा को मारने वाली कौन सी होती है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, ऑसिलेटोरिया। फिर हमारा कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है? तो सभी विषाणुओं में कौन सा पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ये सभी विषाणुओं में पाया जाता है। फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का सही क्रम नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, डाइटम जो है, डाइटम क्रस्टेसेरिया हेरिंग, ये इसका सही क्रम नहीं है। फिर सैक यानी लाइकेन में प्रजनन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो सैक में जो होता है किसके प्रक्रिया द्वारा होता है पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा डी सही होगा, यानी सोरिडेरिया के द्वारा इसमें होता है। फिर साइकस में कायिक जनन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बल्बिल द्वारा, बल्बिल बोलते हैं इसे। फिर पुष्प कलिका प्रतान में रूपांतरित हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी एंटीगोनान में। नारियल का खाने योग्य भाग है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बीज तथा भूंडपोष, ये नारियल के खाने योग्य है। 61 है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में मिलता है, तो पादप कोशिका में तारक केंद्र जो होता है ये सभी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। फिर हमारा एक अन्य गैर विकल्पी जीन द्वारा जीन की गतिविधियों को दमन को क्या कहा जाता है? तो इसे ऑप्शन नंबर बी कहा जाता है, इपीस्टेसिस। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग आरएनए अणुओं को पहचानने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है नॉर्दर्न ब्लॉट्स जो होता है इसका प्रयोग आरएनए अणुओं को पहचानने के लिए किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।